हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा एंड मंथली कंपाइलेशन में नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट जो फरवरी मंथ में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा हम बात करेंगे साइंस, टेक एंड डिफेंस, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस के प्रोक्योरमेंट पे, और डीआरडीओ, एचएएल, इसरो क्या काम कर रहे हैं, कौन से नए प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहे हैं, उन पर डिस्कशन होगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा और पूरे फरवरी मंथ को आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इस मंथली कंपाइलेशन सीरीज में अभी तक जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सबसे पहले जो वीडियो आया था वो आया था इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स का। आई होप आप लोग ने देख लिया होगा, विद एमसीक्यू आपको ये वीडियो मिला होगा जिसमें फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को कवर किया था। नेक्स्ट वीडियो आया था 150 इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू ऑफ द फरवरी मंथ, जो आपके हर एक एग्जाम में आपकी मदद करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में मैंने फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑबिचुरीज को डिस्कस किया था। आई होप आप लोग ने ये वीडियो भी देखा होगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेशनल न्यूज। इस नेशनल न्यूज में आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी लॉन्च हुई थी फरवरी मंथ में उनको डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट एमओयूज को डिस्कस किया था। नेशनल न्यूज के साथ हमने डिस्कशन किया था स्पोर्ट्स सेगमेंट को फरवरी मंथ के। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, और इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, आज नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हमारे इंडेक्स, रिपोर्ट, मिलिट्री एक्सरसाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो ये टॉपिक है। एंड इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम फरवरी मंथ की जो बैंकिंग न्यूज रही होगी उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा फरवरी मंथ का पूरा कंपाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा जितना भी हमने कंपाइलेशन डिस्कस किया है इन डिफरेंट वीडियोस, इसकी पूरी एक कंप्लीट मैगजीन है। ये मैगजीन की छोटे छोटे से पोर्शंस है, राइट। ये कंप्लीट मैगजीन आप ले सकते हो। एसएससी स्टूडेंट देखेंगे तो जब आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते तो उसमें आता है एसएससी एंड रेलवे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स बेसिकली देखने को मिलेगा, जहां पर आप डेली करेंट अफेयर्स, वीकली करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स की मैगजीन को आप डाउनलोड कर सकते हो। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। अब बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए। तो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम वाले जब ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सेगमेंट होता है। वहां पर भी यूट्यूब बंडल कोर्स है। उस यूट्यूब बंडल कोर्स में आपको डेली, वीकली, मंथली करेंट अफेयर्स विथ मैगजीन, पीआईबी न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम और उसकी कंपाइलेशन, पूरे मंथली कंपाइलेशन, वो सब वहां पर आपको मिलेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स पे। क्लियर? चलिए, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमें इंडेक्स डिस्कस करना है वो है सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सीपीआई के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिंस 1995 इस इंडेक्स को रिलीज करती है। इंडिया की पोजीशन देखेंगे तो इंडिया की पोजीशन थोड़ा सा ड्रॉप हुई है। 2022 में इंडिया 85th पोजीशन पे था, बट अभी इस इंडेक्स में इंडिया 93rd पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 कंट्री। तो आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया की पोजीशन 93 नंबर पे है इन द सीपीआई इंडेक्स। तो टॉप किसने किया है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए और अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो आप देखेंगे सीपीआई 2023 रिपोर्ट रैंक इंडिया इज अ बेटर पोजीशन देन इट्स नेबर। हमारे नेबर्स के कंपैरिजन में हमारी पोजीशन बेटर है। चाइना की जो रैंकिंग है वो 76 है, म्यांमार 162 पे है, बांग्लादेश 149, पाकिस्तान 133, श्रीलंका 115 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। बस हमारे नेबर्स में सबसे अच्छा जो चल रहा है वो भूटान है। भूटान की रैंकिंग हमसे बेटर है विच इज 26। क्लियर? तो भूटान और चाइना की रैंकिंग हमसे बेटर है, बाकी सारे नेबरिंग कंट्री हमसे नीचे पोजीशन पे। इंडिया की रैंकिंग 93rd नंबर पे है। ये भी सीपीआई जो इंडेक्स होता है ये बताता है कि आपकी कंट्री में कितना करप्शन है। यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक रैंकिंग की जाती है। 0 का मतलब होता है हाईली करप्टेड और 100 का मतलब होता है वेरी क्लीन। क्लियर? अब कंट्री जहां पर लीस्ट करप्शन है तो आप देखेंगे डेनमार्क टॉप पोजीशन पे है, जहां पे सबसे कम आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। डेनमार्क के बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। वहीं जहां सबसे ज्यादा करप्शन है बॉटम पे कौन है? तो बॉटम पे है सोमालिया, वेनेजुला, सीरिया, साउथ सुडान और यमन। ये बॉटम 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी।
चलिए नेक्स्ट हम रिपोर्ट पे डिस्कशन करेंगे। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट। रिसेंटली भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। भूपेंद्र यादव जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को होल्ड करते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके से डिटेल स्नो लेपर्ड सेंसस या असेसमेंट को पब्लिश किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे क्या फाइंडिंग्स हुई हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्नो लेपर्ड्स कितने हैं हमारी कंट्री में। तो स्नो लेपर्ड एक बिग कैट कैटेगरी में आता है, ये बात आपको पता है। 7 बिग कैट्स के बीच में एक आता है स्नो लेपर्ड और इंडिया में 718 आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा असेसमेंट किसने कंडक्ट किया था? तो असेसमेंट कंडक्ट किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने इसको असेस किया था और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1982 में हुआ है। डन। अब स्टेट वाइज असेसमेंट देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे लद्दाख में, और लद्दाख में भी अगर आप पर्टिकुलर एरिया पे जाओगे तो हेमिस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे, विच इज 477 इन लद्दाख। उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्नो लेपर्ड बेसिकली हमारे 12 कंट्रीज अक्रॉस द एशिया पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं? अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और अगर इंडिया, पर्टिकुलर इंडिया में हम स्नो लेपर्ड के हैबिटेट पे डिस्कशन करेंगे तो हेमिस नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज हमारी कंट्री में जहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 के बारे में। आप यहाँ पर इस इंडेक्स को देखते हैं। इस इंडेक्स में बेसिकली जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है उनकी रैंकिंग होती है। तो इसमें आप देखेंगे मुकेश अंबानी जी की रैंकिंग 2nd नंबर पे आई है। इंडिया में फर्स्ट है बट वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। सो इंडियन इंडस्ट्रीज Mukesh Ambani has been ranked the top Indian and the 2nd in the world in the Brand Guardianship Index compiled by the Brand Finance। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे हुटिंग मा। हुटिंग मा जो कि सीईओ है एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम है टेंसेंट के। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट पे। रिसेंटली इसका डिस्कशन कैबिनेट में हुआ था इसलिए न्यूज में है। तो फर्स्ट थिंग कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज कौन करता है? देखिए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। सो वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, उनमें से एक होता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ और रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डूइंग बिजनेस, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, ये सारी रिपोर्ट रिलीज की जाती है बाय द वर्ल्ड बैंक। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आउट ऑफ 139 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग 38 नंबर पे है। इंडिया किस नंबर पे है? 38 नंबर पे है। ये बात हमको हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री सोम प्रकाश जी के द्वारा बताई गई थी। इन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसके अंदर हमारे देश में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, हाईवेज बने हैं, तो जो लॉजिस्टिक कैपेसिटी है हमारी कंट्री की वो इंप्रूव हुई है। तो इसलिए हमारी जो रैंकिंग है वो 38 नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, देन फिनलैंड एंड जर्मनी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। India ranks 3rd in the USGBC list on the Green Building Certification for 2023। तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बेसिकली जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो बिल्डिंग्स हैं, आप उन बिल्डिंग को किस तरीके से बनाते हो और कौन से स्टैंडर्ड रखते हो अपने ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए या एनर्जी के कंजर्व करने के लिए आप क्या काम कर रहे हो, या कितनी आपकी बिल्डिंग जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो उसके अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है विच इज लीड सर्टिफिकेशन। What is the full form of LEED? मतलब लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है, 2nd नंबर पे कनाडा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएसए इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। इंडिया की रैंकिंग हमने देखी कि इंडिया यहाँ पर इस ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के मामले पे 3rd पोजीशन पे है। तो चाइना, कनाडा एंड देन इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग एंड किंगडम ऑफ नेदरलैंड joint report release LNG as a transportation fuel in the medium and heavy commercial vehicles। तो रिसेंटली
नीति आयोग और नीदरलैंड ने मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होती है, हम बसेस रन करते हैं, या मीडियम जो ट्रांसपोर्टेशन रेंज है उसमें हम किस तरीके से एलएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पर एक रिपोर्ट यहाँ पर अभी रिसेंटली पब्लिश हुई थी। दोनों देशों ने, मतलब इंडिया के नीति आयोग और नेदरलैंड ने एक्टिवली इस एरिया में काम करने के लिए 2020 में पार्टनरशिप की थी। हमारा टारगेट है कि हम 2070 तक नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे, और ये जो हमारा मतलब जितना भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसका 15% हम गैस से करेंगे, मतलब हम अपने व्हीकल्स में गैस का इस्तेमाल करेंगे एज कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल्स। तो आपको बस इतना याद रखना है कि नीति आयोग और नेदरलैंड ने मिलकर एलएनजी एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल रिपोर्ट को पब्लिश किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपको पता है, यह बताता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है और किस कंट्री के पासपोर्ट होल्डर कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। सो इंडिया की बात करते हैं तो Indian passport holder can travel visa free to the 62 countries as compared to the 60 countries in the 2023। हमारे देश के लोग आप देखेंगे कि 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, टॉप पर देखेंगे, टॉप पर अगर आप देखोगे तो टॉप पर आपको मिल जाएगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ये 5 कंट्रीज आपको टॉप पे देखने को मिल जाएंगी। ओके, ये 5 कंट्री, 1 सेकेंड मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। हाँ, ये 5 कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी टॉप पर। सेकंड नंबर पे फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन है। इंडिया की पोजीशन 82 नंबर पे, और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। बॉटम पे अफगानिस्तान है, रैंकिंग 109 है, और अफगानिस्तान के जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो केवल 29 कंट्रीज में ही वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है Reliance Industries top the list of India's most valuable companies in Burgundy Private and Hurun India रिपोर्ट। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है बुरगुंडी प्राइवेट और हुरुन इंडिया रिपोर्ट है ये, जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की रैंकिंग है। टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्री, इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। चलिए, तो टॉप पर आप यहां पर देखेंगे, हाँ, सो टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्री, देन है टीसीएस, फिर एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और इन्फोसिस है। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं हमारी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है SIAM, मतलब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या बताती है कि कौन सा स्टेट कितना अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रोक्योर कर रहा है, मतलब उस स्टेट के लोग कितना अधिक इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स जो है ईवी उनको परचेज कर रहे हैं। तो उसके आधार पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल सेल्स इन द अक्टूबर-दिसंबर 2023, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे 2 व्हीलर कैटेगरी और 3 व्हीलर कैटेगरी भी देख सकते हैं, और दोनों ही कैटेगरी में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र टॉप 2 पोजिशन पे होल्ड करते हैं। क्लियर इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी। कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। अब बात होती है पीएम मोदी के बारे में। ठीक है, इमर्ज एज अ मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विथ 78% अप्रूवल रेटिंग। तो मॉर्निंग कंसल्ट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था और इसमें बताया था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें। तो सबसे अधिक वोटिंग किसको मिली है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिली। तो फर्स्ट नंबर पे है 78% वोटिंग के साथ। सेकंड नंबर पे है, आप देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको एंड्रेस मैनुअल लोपेज, ये सेकंड नंबर पे है। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिले, ये आपको थर्ड पोजीशन पे देखने को मिलेंगे। तो बाइडेन साहब और ऋषि सुनक कहां पर हैं? तो अगर बाइडेन साहब की बात करते हैं जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, वो 11th पोजीशन पे है, और यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो 20th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डन। तो ये एक पहला सेगमेंट हमारा होता है फिनिश, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स जो भी पब्लिश हुए थे वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई हैं? तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर 3 मेगा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। ठीक है,
3 मेगा एक्सरसाइज कौन कौन सी है? पहली थी वायु शक्ति 2024, ठीक है, वायु शक्ति 2024, जिसमें हमारी जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट्स है उन्होंने अपनी फायर पावर कैपेबिलिटी को शो किया था। एक्सरसाइज 17 फरवरी से स्टार्ट हुई थी जैसलमेर में। कहाँ पर हुई थी ये? जैसलमेर में, जहाँ पे राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज, मिग-29 इन सब एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज हुई थी गगन शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, इसको भी इंडियन एयरफोर्स ने किया था लद्दाख से लेकर इंडियन ओशियन तक और भुज से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब एंटायर कंट्री को कवर किया गया था अंडर द गगन शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आया था तरंग शक्ति एक्सरसाइज। तरंग शक्ति एक्सरसाइज फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज थी तरंग शक्ति, क्योंकि इंडिया के अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके इन सभी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था अपने फाइटर जेट्स के साथ, एयरफोर्स के साथ। और कहां पर हुई थी ये? जोधपुर एयरबेस में हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट है मिलान एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मिलान। मिलान एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका 12th एडिशन विशाखापट्टनम में कंक्लूड हुआ था और 50 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, मोर देन 50 कंट्रीज एक्चुअली। तो आप कह सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है मिलान। 12वां एडिशन था, विशाखापट्टनम में हुआ था। इसकी थीम क्या रही? तो थीम रही फॉर्जिंग नेवल अलायंस फॉर द सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। नेक्स्ट बात करते हैं समर के बारे में। समर यहाँ पर हवा का झोंका नहीं है, समर का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर द अश्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है। रिसेंटली समर मिसाइल ने डेब्यू किया था, पहली बार इसकी टेस्टिंग हुई थी वायु शक्ति एक्सरसाइज जो कि जैसलमेर में हो रही थी, ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार समर की टेस्टिंग की गई थी। समर को डेवलप किया है, इन हाउस इसकी डेवलपमेंट हुई है बाय द इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड। और यहाँ पे हमने जो टेक्नोलॉजी ली है वो रशियन ओरिजिन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए है। हमारी जो समर मिसाइल है इसकी रेंज, मतलब इसकी स्पीड अगर देखोगे तो 2 से लेकर 2.5 मैक के बीच में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सारंग। सारंग क्या है? हमारे हेलीकॉप्टर का एक ग्रुप का नाम बेसिकली सारंग है, जो कि एयर शो वगैरह परफॉर्म करते हैं, राइट। तो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम टू शोकेस अ सिंगापुर एयर शो 2024। तो सिंगापुर का जो एयर शो हो रहा था, 5 दिनों का एयर शो था, 50 से ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे गई थी अपने अपने कह सकते हैं कि फ्लीट के साथ, और वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो हमारे तरफ से भी सारंग हेलीकॉप्टर गए थे और सारंग हेलीकॉप्टर ने सिंगापुर एयर शो में परफॉर्म किया था। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम फॉर्म इन 2003। ये जो हेलीकॉप्टर टीम है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक है। और इनका पहला इंटरनेशनल डिस्प्ले भी सिंगापुर में हुआ था 2004 में। डन इतनी चीजें। सारंग हेलीकॉप्टर की जो ग्रुप है, जो टीम है, उसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर है और ध्रुव हेलीकॉप्टर को HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है शांति प्रयास 4 एक्सरसाइज। तो 19 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी ने मिलकर शांति प्रयास 4 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? नेपाल में हुई थी। कहाँ हुई थी ये? नेपाल में हुई थी फॉर द ग्लोबल पीस, और इसको ऑर्गेनाइज किया था नेपाल की आर्मी और USA आर्मी ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज दोस्ती। तो हमारा प्यारा दोस्त श्रीलंका, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल गार्ड्स के बीच में एक्सरसाइज दोस्ती हुई थी। लेकिन खास बात यह है, पहले यहाँ पर श्रीलंका पार्ट नहीं था, पहले यहाँ पे बाइनियल एक्सरसाइज थी, इंडिया और मालदीव पार्टिसिपेट करते थे। बट आज ये आपकी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, मालदीव और श्रीलंका 3 नेशन पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्सरसाइज दोस्ती कैसी एक्सरसाइज है? ट्राइलेटरल है, 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज का 16th एडिशन था, इसलिए इसका नाम है दोस्ती 16। तो मालदीव के कोस्टल गार्ड्स, इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल गार्ड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। 5th एडिशन था। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है? तो आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में से कंडक्ट किया गया और इंडिया की तरफ से हमारा जो राजपुताना राइफल बटालियन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फरवरी मंथ में हमको देखने को मिली थी। नाउ मूव करते हैं लास्ट सेगमेंट पे, विच इज साइंस एंड टेक। सो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट मैं यहाँ पे हो सकता है चल रही हूँ, लेकिन आपके रिवीजन के लिए अच्छा है। लास्ट समय जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप उसके पहले इसे देख कर जाओ तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं सर्वत्र के बारे में।
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सर्वत्र है, और ये जो आपको यहाँ पर एक डिवाइस दिख रहा है पूरी तरीके से ओपन हो जाके होके एक लेडर की तरह बन जाता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो सर्वत्र क्या है, एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, जिसको डिजाइन किसने किया है, आर्मामेंट एंड द कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ द डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजाइन किया है, और इसे इंडियन आर्मी यूज करती है। किसके लिए है ये, इंडियन आर्मी के लिए है। जब फ्लड आ जाए, एक्सट्रीम कोई वेदर कंडीशन हो जाए, तब एज अ ब्रिजिंग इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। यहाँ पर एज अ ब्रिज 100 मिनट का समय लगता है इसको, और 75 मीटर तक का ब्रिज रेडी हो जाता है, 100 मिनट इसको लगता है डिप्लॉय होने के लिए। तो सर्वत्र क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, इंडियन नेवी कमीशन इट्स लेटेस्ट सर्वे वेसल संध्याक एट द नेवल डॉकयार्ड वाइजैक। तो आईएनएस संध्याक को रिसेंटली कमीशन किया गया है, ठीक है, कहाँ पर, नेवल डॉकयार्ड वाइजैक में। बेसिकली अगर हम बात करें इसे डिजाइन डेवलप किसने किया है, तो GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने, कोलकाता बेस्ड इस कंपनी ने इसे डिजाइन किया है। मैंने आपको पहले भी कहा है जो नेवल शिप्स होती हैं वो कभी रिटायर नहीं होती, रिटायर मतलब कभी वैनिश नहीं होती। कोई एक शिप है, जैसे कि पहले आप देखते थे आईएनएस संध्याक जो है वो 1981 से 2021 के बीच में, 1981 से 2021 के बीच में ऑलरेडी नेवल फोर्सेस को सर्व कर चुकी है। जब 2021 में इसको डिकमीशन कर दिया था और अब इसी के नाम से दूसरी शिप को डिप्लॉय कर दिया, तो हमेशा वो नाम रोटेट होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्वे वेसल है इसको GRSE ने तैयार किया है, ठीक है। GRSE एक कोलकाता बेस्ड या वेस्ट बंगाल बेस्ड शिपयार्ड है, और ये हमारा डिफेंस PSU है, ठीक है। मिनी रत्न कंपनी है, बेसिकली मिनी रत्न स्टेटस इसको दिया गया है। अब ये सर्वे वेसल्स क्या करेगा, तो ये सर्वे वेसल्स आपको बेसिकली हमारे कोस्टल गार्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा, मैरीटाइम सेफ्टी के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने में ये हमारा वेसल मदद करेगा। नेक्स्ट है DRDO कैरीज आउट सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा। तो रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 4 फ्लाइट टेस्ट की हैं, अभ्यास, कहां पर, चांदीपुर ओडिशा में। अभ्यास जो है इसे डिजाइन डेवलप किसने किया है, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसको तैयार किया है, जो कि एक DRDO की ही एक आर्म है, ठीक है। जिससे हमारे जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे रिक्वायर उसकी कम होती है, जो मिनिमम लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी होता है इसे इंपोर्ट करना, और इजीली मतलब कहीं से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हो, तो लॉन्चर क्लियरेंस बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और L&T डिफेंस ने पहली बार इस ट्रायल को कंडक्ट किया है, अभ्यास का। नेक्स्ट है व्योम मित्र। व्योम मित्र से क्वेश्चन अभी रिसेंटली बना था MPPSC के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। सो व्योम मित्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी तो गगनयान मिशन को भी अनाउंस कर ही दिया है कि हम पहला ट्रायल 2024 में और फाइनल ट्रायल 2025 में गगनयान में करेंगे। हमारे गगनवीर के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन डायरेक्टली हम क्रू मेंबर को तो भेज नहीं सकते स्पेस में, पहले हम एक रोबोट को भेजेंगे, तो उस रोबोट का नाम ही बेसिकली व्योम मित्र है, ठीक है। व्योम मित्र, India is planning for manned space mission Gaganyaan in 2025, but before human astronaut launch, a space-bound robot friend named व्योम मित्र will fly to the space. तो सबसे पहले व्योम मित्र को भेजा जाएगा। व्योम मतलब स्पेस होता है और मित्र का मतलब फ्रेंड होता है। लगभग 40 kg की ये फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है, जिसको स्पेस में भेजा जाएगा, जो हमारे मतलब लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन और कई सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करेगी। जब सब कुछ सक्सेसफुल होगा उसके बाद हम क्रू मेंबर्स को भेजेंगे 2025 में, ठीक है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया का ये पहला ह्यूमन मिशन होगा, गगनयान मिशन, और इंडिया 4th नंबर का नेशन बन जाएगा जिसके पास मैन्ड कैपेसिटी होगी, जिन्होंने स्पेस में गए हैं, जिन्होंने स्पेस मिशन को लॉन्च किया है। रशिया, USA और चाइना उसके पहले ह्यूमंस को भेज चुका है। BHU इज क्रिएटिंग नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक। तो नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक सेटअप किया जा रहा है, कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। यहाँ पर एक मशीन लगाई जाएगी जो एक्सट्रैक्टर मशीन होगी, जो DNA को एक्सट्रैक्ट करेगी हमारे ब्लड से, हमारे हेयर से या फिर सलाइवा से। आप कहेंगे कि DNA को एक्सट्रैक्ट करने का काम ये मशीन करेगी, और इस मशीन को इंस्टॉल किया गया है ज्ञानेश्वर लैब ऑफ द जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ BHU। ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस आपकी मशीन है, जो मेड इन इंडिया मशीन है, और मिनिमम प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें किया गया है।
हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लगभग 50,000 ह्यूमन अलग अलग जो कास्ट, रिलीजन एंड ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं, उन सबके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे कलेक्ट किया जाए। लगभग 50,000 का ये डेटा हमें कलेक्ट करना है इन 5 ईयर्स में। 5 सालों का हमारा ये टारगेट है। तो ये जब डीएनए डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो फ्यूचर में रिसर्च वर्क करने के लिए, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, वेरियस डिसीजेस से फाइट करने के लिए, ओवरकम होने के लिए हमें ये डेटा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अगर बात करें क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट डीएनए बैंक फॉर द वाइल्ड लाइफ के लिए पहला जो डीएनए बैंक है वो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कहां पर? बरेली में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में, जहां पे हमारे जो वाइल्ड एनिमल है उनके डीएनए सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। DC-8 फ्लाइंग लेबोरेटरी ऑफ नासा, ये नासा की फ्लाइंग लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एशिया रीजन पे आपका ट्रेवल करेगी, पूरे एशिया एरिया को कवर करेगी और जो भी कंट्रीज में पॉल्यूशन है उस लेवल को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी। मतलब पॉल्यूशन फॉरकास्टिंग करने के लिए इस मॉडल को तैयार किया गया है। ठीक है। सो नासा हैज बिगन कंडक्टिंग मैराथन रिसर्च फ्लाइट अक्रॉस एशिया इन ऑर्डर टू इंप्रूव एयर पॉल्यूशन फॉरकास्टिंग मॉडल। ये फ्लाइट क्या करेगी? कलेक्ट डिटेल्ड डेटा ऑन द एयर पॉल्यूशन सोर्स एंड द बिहेवियर टू इनहांस वार्निंग सिस्टम फॉर द पब्लिक, क्योंकि हर साल एयर पॉल्यूशन से मिलियन ऑफ डेथ होती हैं। यहाँ पर जो DC-8 फ्लाइट है जो लेबोरेटरी की तरह काम कर रही है, इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी 8 आवर एट अ टाइम आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपांसर टनल टेस्ट फैसिलिटी कानपुर में, IIT कानपुर में इसको टेस्ट करने के लिए तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं ये है पूरी आपकी हाइपर वेलोसिटी एक्सपांशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। क्या करेगी ये फैसिलिटी? किस लिए इसको डिजाइन किया गया है? तो इसको हमारे जो इसरो के प्रोजेक्ट होते हैं या हमारे साइंस और टेक के जो मिसाइल्स वगैरह हम लॉन्च करते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स हम लॉन्च करते हैं, उनको हमें टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हीं टेस्टिंग पर्पस के लिए इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर has successfully set up and tested India's first hyper velocity expansion tunnel test facility recently। इसका नाम है S2, जिसका निकनेम अगर बात करते हैं तो इसका निकनेम क्या है? आप देखेंगे जिगर ठंडा इसका आपको निकनेम देखने को मिलेगा। कहां पर है? IIT कानपुर के हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनेमिक लेबोरेटरी में इसको डिजाइन किया गया है। ये पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डिजाइन है। इसको 3 साल लगे हैं डिजाइन होने में और इसके लिए जो फंडिंग दी गई थी एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IIT कानपुर ने फंडिंग की है। यहाँ पर जो फ्लाइट स्पीड है वो 3 से लेकर 10 किलोमीटर पर सेकेंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हाइपरसोनिक कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम फ्यूचर में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक व्हीकल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे इसरो और DRDO को काफी मदद हो जाएगी जब इस तरीके की सेटअप फैसिलिटी हमारे पास होगी तो। नेक्स्ट है चाइना लॉन्च किनलिंग स्टेशन फॉर द अंटार्कटिक साइंटिफिक स्टडी। अब यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है छोटा सा, जहां पर आपको एक कॉन्टिनेंट दिख रहा है विच इज द अंटार्कटिका, और यहाँ पर रॉस सी है। रॉस सी के पास आपको यहाँ पर जो येलो ऑरेंज कलर का पोर्शन दिख रहा है, इसी पोर्शन में आप देखेंगे कि चाइना ने अपना एक रिसर्च स्टेशन इनॉग्रेट किया है। ठीक है। रॉस सी के पास, जिसका नाम क्या है? क्विनलिंग स्टेशन, और ये चाइना का 5th नंबर का रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, जो कि काफी बड़ी फैसिलिटी है। आप यहाँ पर देखेंगे ड्यूरिंग द विंटर 30 साइंटिस्ट और इन द नॉर्मल सीजन 80 साइंटिस्ट यहाँ पर रहकर रिसर्च वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें डन। नेक्स्ट है नासा एंड स्पेस एक्स लॉन्च द प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड एंड ओशियन इकोसिस्टम, मतलब पेस मिशन। तो पेस का फुल फॉर्म मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पेस जो मिशन है वो नासा का है, पहली चीज तो ये हमें क्लियर है। और लॉन्चिंग किसकी मदद से हुई है? स्पेस एक्स की मदद से हुई है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड एंड ओशियन इकोसिस्टम मिशन इसका पूरा नाम है। बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन परसेंटेज है, हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है, उसके कारण हमारे जो प्लैंकटन्स होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं प्लैंकटन्स, उन पे क्या असर पड़ रहा है। तो वो सारी चीजें, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नेवल चीफ इनॉग्रेट्स न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसीजन अप्रोच रेडार। तो रिसेंटली नेवल चीफ R हरिकुमार, जो कि हमारे नेवल स्टाफ है, उन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, क्या क्या है वो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है PAR को इनॉग्रेट किया गया है एट INS उत्कर्ष,
जो कि लोकेटेड है साउथ अंडमान आइलैंड में। PAR प्रिसीजन अप्रोच रडार है, जिसको तैयार किया है चेन्नई की एक कंपनी ने। सम टाइम जब हैवी रेनफॉल होती है, फॉग की कंडीशन है, लो विजिबिलिटी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमारे एयरक्राफ्ट सेफली लैंड कर पाए, इसलिए PAR को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट फैसिलिटी लॉन्च की गई है विच इज IUHDSS, इसे भी पोर्ट ब्लेयर में लॉन्च किया गया है। इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम इसका नाम है। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या करता है, तो ये अंडर वाटर एंड ओवर द वाटर डिटेक्ट करने, ट्रैकिंग करने के लिए काम आता है, जिससे हमारे जो नेवल पर्सनल है उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर को भी इनॉग्रेट किया गया है। 3 सेंटर हैं। एक सेंटर लॉन्च किया गया है INS कोहसा में, एक INS बाज में और INS कारदीप में। इन कम्युनिकेशन सेंटर को सेटअप किया गया है, जिससे रियल टाइम में कम्युनिकेशन करना तीनों फोर्सेस के बीच में इजी हो जाए। डन। नेक्स्ट, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के साथ, और इनको कहा है कि आप 463 आप इन स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन को मैन्युफैक्चर करो, जिसकी टोटल कॉस्ट है 1752 करोड़ रुपीस। ये जो आपकी स्टेबल रिमोट कंट्रोल गन है, तो ये कोस्टल गार्ड और नेवल फोर्सेस के लिए है, जो स्मॉल टारगेट को भी आइडेंटिफाई इजली करके स्टेबल तरीके से उनको डिटेक्ट करने दिन और रात के समय दोनों में कैपेबल है। अंडर द आत्मनिर्भर इन डिफेंस इन्हें प्रोक्योर करने की बात की गई है। नेक्स्ट है GSLV F-14, या इसका नाम है इनसेट 3DS मिशन। इसको रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इनसेट 3DS मिशन को लॉन्च किया था यूजिंग द GSLV F-14। किस लिए, इसका एम क्या है, इनहांसिंग वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग कैपेबिलिटी। तो आप कह सकते हो जो इनसेट 3DS मिशन है वो बेसिकली एक मेट्रोलॉजिकल मिशन है, जो हमें मौसम से संबंधित जानकारियां प्रोवाइड करेगा, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए है। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। GTO में लॉन्च हुआ है इसको, और ये जो पूरा मिशन था इट इज फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नासा एंड जापान टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट सून। नासा और जापान, मतलब जापान की स्पेस एजेंसी और USA स्पेस एजेंसी, दोनों मिलके पहला वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं, जिस लिग्नोसैट प्रोब इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, जिससे हम इको फ्रेंडली होगा और जो स्पेस में कचरा है, डेब्रीज है, उनको कंट्रोल करने में काम आएगा और ओजोन के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा ये। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस स्पाई सैटेलाइट बाय TASL सेट फॉर SpaceX लॉन्च। तो इंडिया की पहली स्पाई सैटेलाइट, जिसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने तैयार किया है, इसे SpaceX के रॉकेट की मदद से अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा, जो कि आर्म फोर्स के लिए कलेक्ट करेगा सीक्रेट इंफॉर्मेशन। हम अपने कंट्री, जो नेबरिंग कंट्री है, हमारी जो फ्रेंडली कंट्री हैं, उनके साथ भी हम इस डेटा को, जितना जरूरत का डेटा होगा उसको हम यहाँ पे शेयर करेंगे। अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक ऑपरेशनल यूनिट, एक कंट्रोल सेंटर तैयार किया जाएगा। कहां पर, बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट है सौरा, AI मॉडल है ये। ठीक है, OpenAI ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है सौरा। एक न्यू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जो कि इजिली कन्वर्ट कर सकता है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को इनटू वीडियोस। अप टू 1 मिनट तक के वीडियोस को ये कन्वर्ट कर सकता है, बना सकता है, और कई सारी इमेजेस के जरिए, कई सारे कैरेक्टर के जरिए, वाइब्रेंट मोशन के जरिए एक बहुत अच्छे वीडियोस को क्रिएट करने में कैपेबल है। तो किसका है ये, OpenAI का है। नेक्स्ट है फोन पे लॉन्च इंडस ऐप स्टोर टू चैलेंज गूगल एंड एप्पल। ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट कि कुछ समय पहले आपने न्यूज में देखा था कि गूगल ने प्ले स्टोर से हमारी कंट्री के कुछ एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया था, जैसे कि शादी.com, नौकरी.com। तो हमारे देश में भी अपने खुद के एक प्ले स्टोर की रिक्वायरमेंट है, अपना खुद का एक ऐप स्टोर हो जिसमें सारी एप्लीकेशंस हो। तो इंडिया भी इस डायरेक्शन में काम करेगी, जैसे कि इंडिया ने UPI पे काम किया है, इंडिया ने ONDC पे काम किया है। तो आने वाले समय में हमारा अपना एक मेड इन इंडिया कह सकते हैं कि ऐप स्टोर होगा। तो अभी तो फिलहाल फोन पे ने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, इंडस ऐप स्टोर। ठीक है, ऑफरिंग ओवर 2 लाख एप्स फॉर इंडियन ब्रांड्स। डेवलपर एंजॉय नो लिस्टिंग फी अंटिल द मार्च 2025। लिस्टिंग करने के लिए इनिशियली अभी आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कई सारे इंडियन ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, और 12 इंडियन लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में आपको ये अवेलेबल होगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है, तो मतलब
आप कोई तीसरी पार्टी का इस्तेमाल करके पेमेंट करना चाहते तो भी एडिशनल चार्जेस फिलहाल नहीं लगेंगे, जीरो कमीशन पे काम करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एडीए एंड इंडियन एयरफोर्स, मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली साइन किया है एमओयू फॉर तेजस वेपन इंटीग्रेशन। अब हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, तो तेजस में हमें समय समय पर डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है, नए सेंसर लगाने हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स इसमें लगाने हैं जिससे और बेहतर हम कर सकें, जैसे कि अपग्रेड करने की बात होती है ना, नया वर्जन लॉन्च करना। तो इसलिए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि अभी हमारे जो तेजस है उसको हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या उसको और भी ज्यादा उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, मॉडर्नाइज करना है, नए सेंसर्स को लगाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम हनुमान सीरीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हनुमान अगर आप देखेंगे तो भारत का अपना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि 11 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और उसको फर्दर 20 लैंग्वेज तक एक्सपांड किया जाएगा। इन द कोलैबोरेशन विद भारत जीपीटी इकोसिस्टम लेड बाय द आईआईटी बॉम्बे, सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर हैज इंट्रोड्यूस हनुमान। तो किसने डिजाइन किया है? ऑब्वियसली बात है, रिलायंस का सपोर्ट है यहाँ पे, भारत जीपीटी इकोसिस्टम जिसको लीड कर रहा है आईआईटी बॉम्बे और सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर। ठीक है, और हनुमान को लॉन्च किया है। हनुमान क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये मल्टी मॉडल एआई टूल पे काम करता है विच कैन जनरेट टेक्स्ट, स्पीच, वीडियो अलग अलग लैंग्वेज में। फिलहाल इसको 4 फील्ड पे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विस एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी ने कोलैबोरेशन किया है एडुरेट के साथ और इनॉग्रेट किया है लार्जेस्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा देश एक ड्रोन हब बन जाए और ड्रोन हब बनाने के लिए लोगों को ड्रोन कैसे ऑपरेट करना है तो सिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ने ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेशन देना होगा, राइट? तो इसलिए इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विल किक स्टार्ट विथ अ डीजीसीए सर्टिफाइड मीडियम क्लास ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कोर्स। यहाँ पर 2030 का टारगेट है कि हम अपने इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा और स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो डीजीसीए के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कहाँ पे लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी में। नेक्स्ट है अमेरिकाज ओडिसिस स्पेसक्राफ्ट मेक्स फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडिंग इन हिस्ट्री। पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी या कमर्शियल कंपनी जिसने मून की सरफेस पे लैंड किया है वो कौन सी कंपनी बन चुकी है? जिसका नाम है अमेरिका की ओडिसिस स्पेसक्राफ्ट। और काफी लंबे समय के बाद अमेरिका से कोई मिशन मून पे भेजा गया है। ठीक है, तो इस स्पेसक्राफ्ट को बिल्ड किसने किया था? ह्यूस्टन बेस्ड इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा इसे तैयार किया गया था और इसे 15 Feb 2024 को हमने लॉन्च किया था, मतलब अमेरिका ने लॉन्च किया था। इसने लूनर के सरफेस पे लैंड किया और इसके जो लैंडर का मॉड्यूल का नाम था वो नाम था नोवा सी। लैंडर मॉड्यूल का नाम क्या था इसके? नोवा सी था। ये मून के सदर्न पोल में इसने लैंड किया था और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करेगा क्योंकि नासा का कहना है कि साउथ पोल चंद्रमा का सबसे अप्रोप्रिएट है जहां पर हम एक रिसर्च स्टेशन सेटअप कर सकते हैं, जहां पे फ्यूचर में हमारे एस्ट्रोनॉट जाकर रिसर्च वर्क कर सकें। तो उन सारी बातों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसे भेजा गया है। इंडियाज फर्स्ट सेप्टिंग टैंक क्लिनिक रोबोट स्ट्रेंथनिंग स्वच्छ भारत कैंपेन। इंडिया का पहला सेप्टिंग टैंक क्लीनिंग रोबोट को लॉन्च किया है जिसका नाम है होमो सेप एटम। इसको डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ आईआईटी मद्रास ने इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है। 16 सिटीज में फिलहाल इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नोकिया एंड आईआईएससी पार्टनर फॉर 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द बेंगलुरु। देखिएगा अक्टूबर 2023 में नोकिया ने एक बैंगलोर में R&D करने के लिए 6G में R&D करने के लिए अपनी एक लैब को सेटअप किया था। ठीक है, इन्होंने लैब तो सेटअप कर दी थी, अब पूरा R&D रिसर्च वर्क और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो नोकिया और आईआईएससी बेंगलुरु साथ में मिलके यहाँ पर 6G लैब में काम करेंगे बेंगलुरु में। ठीक है, कि किस तरीके से हम 6G आर्किटेक्ट, 6G की एप्लीकेशन, 6G एयर इंटरफेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उस पर रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट है 4 गगनवीर ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 4 गगनवीर के नाम हमें बताए हैं जो अपकमिंग गगनयान मिशन में स्पेस में भेजे जाएंगे। कौन कौन है वो 4 पायलट्स? आंसर हो जाएगा ग्रुप कैप्टन
प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड द विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, पहले इनको रशिया में ट्रेनिंग दी गई थी, रशिया के बाद अब इन्हें इसरो में यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है बैंगलोर में, और फिर 2025 में गगनयान मिशन में इन क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की हाइट पे 3 डेज तक वो स्टे करेंगे और उसके बाद वो वापस लैंड होंगे अर्थ पर। ठीक है, गगनयान मिशन को 2018 में अनाउंस किया गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन भी हम 2035 तक लॉन्च कर देंगे। लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? LBM-3 है, जिसकी मदद से हम गगनयान मिशन को स्पेस में भेजने वाले हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है, जिसकी टोटल कॉस्ट 1800 करोड़ रुपीस है। पहली फैसिलिटी जिसको लॉन्च किया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो इस इंटीग्रेशन फैसिलिटी से बनने से क्या हो जाएगा, अभी हम 1 ईयर में लगभग 6 एयरक्राफ्ट को या हमारे व्हीकल्स को लॉन्च करते हैं, 6 PSLV को एक साल में हम लॉन्च कर पाते हैं। जब इंटीग्रेशन फैसिलिटी बन जाएगी तो 1 ईयर में हम 16 लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेट टेस्ट फैसिलिटी, इसको इसरो के महेंद्रगिरी यूनिट में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइसोनिक विंड टनल एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो ये 3 फैसिलिटी भी इनॉग्रेट की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है 1800 करोड़ रुपीस। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा पूरा फरवरी मंथ का इंपॉर्टेंट 3 सेगमेंट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एक क्विक रिवीजन हमने किया है, आपको सारी चीजें रिकॉल डेफिनेटली हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते लिंक को शेयर करके जाइएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।